नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी महाकुंभ में 30 करोड़ कमाने वाले नाविक की, संभाजी महाराज पर बनी फिल्म छावा की और बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा के घर के बदले नाम की। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गुजरात दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, महिलाओं को दिया खास तोहफा। मुंबई में पार्ले-जी कंपनी के कई संस्थानों पर आईटी की रेड, सुबह से चल रही है जांच। दिल्ली में आईएफएस अफसर ने किया सुसाइड, बिल्डिंग से कूद कर दी जान। सरकार बदली तो ऐसे लोग जेल में होंगे, संबल सीओ अनुज कुमार को लेकर बोले राम गोपाल। बरसाना में रंगोत्सव का हुआ शुभारंभ, सीएम योगी ने खेली होली। विवादित टिप्पणी मामले में गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पहुंचे इलाहाबादिया, दर्ज कराया बयान। डब्ल्यूटीसी ग्रुप के प्रमोटर आशीष भल्ला पर एक्शन, धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने किया गिरफ्तार। राबड़ी देवी को हमने सीएम बनाया था, बिहार विधान परिषद में बोले नीतीश कुमार। सस्ता हुआ सोना चांदी के दाम भी लुढ़के 85,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। उतार चढ़ाव के बीच बाजार में नरमी का माहौल, सेंसेक्स 236 अंक टूटा, निफ्टी 22,500 से नीचे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली खास खबर के बारे में। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में प्रयागराज महाकुंभ को लेकर जिस नाविक परिवार के 30 करोड़ रुपए कमाने का दावा किया था, उसके बारे में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जी हां, महाकुंभ के दौरान नाव चलाकर 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए कमाने वाले नाविक महारा परिवार की अब कुछ और ही सच्चाई सामने आ रही है। जानकारी मिली है कि मुखिया समेत परिवार के ज्यादातर सदस्य शातिर अपराधी हैं। उनकी हिस्ट्री शीट है और तमाम सदस्य जेल भी जा चुके हैं। परिवार के मुखिया पिंटू मेहरा के खिलाफ गंभीर धाराओं में 21 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके खिलाफ 2 बार गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। महाकुंभ के दौरान भी उसके खिलाफ रंगदारी मांगने और उसके साथ मारपीट करने की एफआईआर दर्ज हुई है। दबंगई और वर्चस्व की लड़ाई में परिवार के 5 सदस्यों की हत्या भी हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि मेहरा परिवार की दबंगई और रसूख के आगे पुलिस और प्रशासन भी ज्यादातर बैकफुट पर ही रहता है। यही कारण है कि महाकुंभ के दौरान भी देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं से नाव से यात्रा कराने के नाम पर मनमानी वसूली की गई। नावों का सरकारी किराया 75 रुपए से 160 रुपए तक था, लेकिन तमाम श्रद्धालुओं से 2,000 से 5,000 रुपए तक वसूले गए। आपको बता दें, पिंटू महारा पर हत्या के प्रयास और रंगदारी समेत 21 केस दर्ज हुए। पहला मुकदमा साल 2005 में दर्ज हुआ था, जब उसकी उम्र महज 23 साल की थी। उस पर 2009 में अरेल में हुए दोहरे हत्याकांड का भी आरोप था। इसके बाद 2017 में हुए एक और हत्या में वह नामजद था। महाकुंभ में नाव चलाने को लेकर पिंटू ने नाविकों से 5-5 हजार रुपए रंगदारी मांगी थी। उनका परिवार पहले बालू ठेके से जुड़ा था, जो अब बंद हो चुका है। उनके परिवार में 5 लोगों की हत्या भी हो चुकी है। उनके करीबी रिश्तेदार के घर पर योगी सरकार का बुलडोजर भी चल चुका है। वहीं कुंभ से चर्चा में आए पिंटू की मां शकुंतला देवी को लेकर भी कई जानकारियां मिली हैं। खबर है कि शकुंतला देवी निगम की पंजीकृत ठेकेदार है। उनको महाकुंभ में 2 करोड़ रुपए का ठेका भी मिला था। उनके साधारण से दिखने वाले मकान में सुरक्षा कर्मी भी रहते हैं। वही ये सच्चाई सामने आने के बाद विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मौका मिला है, क्योंकि सीएम योगी ने खुद बिना नाम लिए परिवार की कमाई को महाकुंभ की सक्सेस स्टोरी के तौर पर विधानसभा में पेश किया था। फिलहाल योगी की अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगली स्टोरी का। छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी फिल्म छावा ने पूरे देश में जबरदस्त हलचल मचा दी है और छत्रपति संभाजी महाराज को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया है। इस फिल्म में उनके संघर्ष और बलिदान को दिखाया गया है, जिसके बाद अब कई लोग उनके बारे में जानने लगे हैं।
हर कोई उनके इतिहास को जानने के लिए उत्साहित है। फिल्म में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा संभाजी महाराज पर किए गए अत्याचारों को दिखाया गया है। कई लोग इसे धर्म से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या औरंगजेब ने उन्हें सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था, या फिर सत्ता की लड़ाई थी? इतिहास इसके बारे में क्या कहता है? आइए जानते हैं कि छावा में क्या सही दिखाया गया है और क्या गलत। बीते महीने रिलीज हुई फिल्म छावा को दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। ये मूवी हर दिन काफ़ी कमाई कर रही है। फिल्म को देखकर थिएटर में बच्चों की आंखों में आंसू आ गए हैं, नौजवानों को नारे लगाता देखा गया और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने फिल्म को और उनके कलाकारों की तारीफ की। लेकिन सवाल ये है, क्या छावा सच में इतिहास पर आधारित है? आपको बता दें, ये फिल्म शिवाजी सावंत की प्रसिद्ध किताब छावा पर बनी है, लेकिन इसमें कई जगह पर सीन को बदला गया है। जी हां, फिल्म में कई ऐसी घटनाएं दिखाई गई हैं जो इतिहास से मेल नहीं खाती। जैसे फिल्म में दिखाया गया है कि महाराज की सौतेली मां शोयराबाई को दरबार में बैठकर पान खाते हुए देखा गया, जबकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। फिल्म के कुछ हिस्से बेहतरीन हैं और युवाओं पर काफी प्रभाव डालते हैं, लेकिन दिखाए गए कुछ दृश्यों का कोई आधार या ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। फिल्म में बरहानपुर के युद्ध को शानदार तरीके से दिखाया गया है, लेकिन इसमें कुछ चीजें बड़ा चढ़ाकर पेश की गई हैं। एक और सवाल उठता है कि जब फिल्म संभाजी महाराज को खुद शिव गर्जना देते हुए दिखाया गया है, जबकि इतिहास में हर हर महादेव का उल्लेख शाहजी महाराज के समय से मिलता है। फिल्म में दिखाया गया कि शोराबाई ने औरंगजेब से मिलकर संभाजी महाराज के खिलाफ साजिश रची थी, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। जाहिर है, फिल्म को सिर्फ जाति के नजरिए से ही नहीं बल्कि धर्म के चश्मे से भी देखा गया है। संभाजी महाराज की कहानी इतनी बड़ी थी कि उसे एक फिल्म में पूरी तरह से नहीं समेटा जा सकता था, लेकिन छावा ने लोगों के दिलों में उनके लिए एक नया जोश जरूर भर दिया है। अगर आप भी अपने इतिहास और संभाजी के बलिदान के बारे में जानना चाहते हैं तो ये फिल्म जरूर देखें। चलिए, तो इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते हैं अगली रिपोर्ट का। समाजवादी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अब्बू आजमी ने औरंगजेब को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। अब्बू आजमी ने औरंगजेब को लेकर कहा था कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था। उसके इस बयान पर राजनीतिक पारा बढ़ गया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता दिनेश शर्मा समेत तमाम नेताओं ने अब्बू आजमी पर निशाना साधा था। वहीं ये मामला अभी थमा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश शर्मा ने अपने तुगलक लेन आवास की नेम प्लेट बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग कर दिया है। उनके इस कदम पर राजनीति शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ऐसे नामों को बदलने का दिल्ली में भी सही समय आ गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री व भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को दिल्ली में 6 तुगलक लेन पर सरकारी आवास मिला है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने परिवार के साथ सरकारी आवास में गृह प्रवेश कर लिया है, जिसके बाद उन्होंने अपने आवास का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग कर दिया है। आपको बता दें, दिल्ली में 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है और उनकी सरकार बनी है, जिसके चलते शहर के विभिन्न क्षेत्रों के नाम बदलने की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने मुस्तफाबाद और नजफगढ़ जैसे क्षेत्रों के नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है। मोहन सिंह बिष्ट के मुस्तफाबाद का नाम शिवपुरी या शिव विहार रखने का सुझाव दिया है, जबकि नीलम पहलवान ने नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ करने का प्रस्ताव रखा है। आपको बता दें, दिल्ली में किसी सड़क का नाम बदलने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। इसके लिए सबसे पहले एक प्रस्ताव दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन को दिया जाता है, जिस पर विचार किया जाता है। फिलहाल दिनेश शर्मा के नाम बदलने से राजनीति भी तेज हो गई है। हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है। आम आदमी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला बोल रही है। खैर, जाते जाते आपको और एक मुद्दे से रूबरू कराते हैं। लोगों को आपस में जोड़ने का एक ज़रूरी माध्यम भाषा को माना जाता है, लेकिन हाल ही में ये एक जुबानी जंग का कारण बन गया है, जो केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच चल रही है। जी हाँ, मामला ये है कि तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राज्य में लागू नहीं किया
और इसका कारण ये बताया कि ये नीति हिंदी को राज्य पर थोपने की कोशिश है। तमिलनाडु के डीएमके सरकार का कहना है कि राज्य के स्कूलों में पहले से ही 2 भाषाओं की नीति लागू है, जिसमें तमिल और अंग्रेजी शामिल है। हालांकि इस नीति में यह साफ नहीं कहा गया कि तीसरी भाषा हिंदी होनी चाहिए, बल्कि ये कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है, जिसको लेकर देश में घमासान मचा हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये विवाद और बढ़ सकता है और इसे केंद्र राज्य सरकारों के संबंधों में किस तरह से देखा जा सकता है? क्या ये सिर्फ सरकारी मुद्दा है या ये आम जनता की चिंता भी बन चुका है? इसके अलावा क्या इस युग में अपनी भाषा के साथ साथ तीसरी भाषा की जरूरत है और क्या हिंदी तीसरी भाषा के रूप में देश के संघीय ढांचे के लिए अहम है? ये सभी अहम सवाल हैं। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।